My name is Divisha Singh and you are watching Finisha Classes. And our today's topic is Green Olympiad. फ्रेंड्स, हमने पिछले सेशन में क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व किया था लेवल 1 का। तो हर लेवल में 50 क्वेश्चंस होते हैं, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उस लिंक को क्लिक करके पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 इज Akshay Urja Divas is an awareness campaign about the developments of renewable energy in India. When is Akshay Urja Divas observed annually in India? अक्षय ऊर्जा दिवस है क्या? तो अक्षय ऊर्जा दिवस एक डे मनाया जाता है। तो इस डे पे रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड अवेयरनेस स्प्रेड की जाती है। तो आखिर ये अक्षय ऊर्जा दिवस मनाते कब है? 20 अगस्त, 19 अगस्त, 20 सितंबर एंड 17 सितंबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 20 अगस्त। Now let's move on question number 22, which is in 2021 which country is stated as the largest producer of clean energy where 99% of energy produced come from renewable sources? Option number A, Denmark, option number B, Norway, option number C, जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी, चाइना। इसमें 99% ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जा रही है। तो इससे भी आगे कई सारी कंट्रीज है, पर 99% की बात की जा रही है। तो 99% ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी किसने प्रोड्यूस की थी? ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 23 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ग्रीन ट्रांसपोर्ट? कौन से ट्रांसपोर्ट ग्रीन ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल नहीं है? व्हीकल रनिंग ऑन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। तो सीएनजी से जो गाड़ी चलती है, व्हीकल चलते हैं, तो वो इको फ्रेंडली होते हैं। व्हीकल्स रनिंग ऑन पेट्रोल और डीजल, तो पेट्रोल एंड डीजल ग्रीन ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें से हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग में इनका काफी मेजर रोल होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्हीकल्स रनिंग ऑन पेट्रोल एंड डीजल। The International Solar Alliance, which is also called ISA, is an alliance of countries to work for efficient consumption of solar energy to reduce dependence on fossil fuel. The headquarters of ISA is located in which Indian state? तो ISA का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है हरियाणा में। तो हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, हरियाणा। Question number 25. Biomass can be converted into energy through various processes. Choose the odd one out not linked with this process. So, इसका correct option है D, evaporation. Question number 26. After soaking in water, all seeds and grain develop into sprout, bud, thorn or flower. तो आप जैसे कि कभी चना भिगाते होंगे, मूंग या राजमा, तो आप उसे अगर थोड़ी देर तक भिगा के रख देंगे, अगर आप रात में भिगा के रख देंगे, तो सुबह आप देखेंगे कि उसमें से कुछ व्हाइट कलर का कुछ एक निकल आती है। तो उसे हम कहते हैं स्प्राउट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, स्प्राउट। क्वेश्चन नंबर 27. नेम द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। ऑप्शन नंबर ए, डल लेक, ऑप्शन नंबर बी, चिल्का लेक, ऑप्शन नंबर सी, वुलर लेक एंड ऑप्शन नंबर डी, लोकटक लेक। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वुलर लेक। वुलर लेक जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है और ये इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। तो कई सारे लोग इसको डल लेक लगा देते हैं, पर ये गलत है। डल लेक सेकेंड लार्जेस्ट है और डल लेक काफी एक टूरिस्टिक प्लेस है। वहाँ पे जब भी कोई श्रीनगर घूमने आता है तो डल लेक को जरूर विजिट करता है और वहाँ पे शिकारा, बोटिंग और कई सारे वहाँ पे एक्टिविटीज होती है। तो और लोकटक लेक, तो लोकटक लेक ये मणिपुर स्टेट में सिचुएटेड है और यहाँ पे भी ये भी फ्रेश वाटर लेक है। और चिलिका लेक उड़ीसा में है, पर ये सलाइन वाटर वाला लेक है। सलाइन वाटर मतलब खारा पानी वाला लेक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वुलर लेक। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को डिस्कस करते हैं। What type of farming is practiced in Mizoram? A, terrace farming, B, subsistence farming, option number C, झूम farming, option number D, intensive subsistence farming.
इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, झूम फार्मिंग। झूम फार्मिंग में आखिर क्या होता है, उसमें पहले फॉरेस्ट को कट करते हैं और फिर जो भी रेसिड्यू बच जाता है तो उसको फिर वो बर्न कर देते हैं। तो इसे एक और टाइप ऑफ फार्मिंग कहते हैं जिसका नाम है स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। तो इसका नाम से पता चल रहा है पहले वहां पे फॉरेस्ट को काटते हैं, उसमें कुछ पार्ट ऑफ फॉरेस्ट को काटते, पूरे फॉरेस्ट को नहीं काटते, फिर वहां पे जो रेसिड्यूज बच जाते हैं तो उसको बर्न कर देते हैं और उस बर्न करने से जो ऐश बचता है, जो राख बचती है, उसको एज वो फर्टिलाइजर यूज करते हैं और फिर कुछ ईयर्स के बाद फिर वो दूसरे लैंड पर यही सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं। वो उस लैंड को इस वजह से छोड़ देते हैं जिससे वो रिकवर हो जाए। और झूम फार्मिंग में आप एक जगह से दूसरी जगह एग्रीकल्चर को शिफ्ट करते हैं तो इसी वजह से इसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। अब चलिए और भी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर को डिस्कस करते हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग में आप जो भी क्रॉप उगाते हैं तो वो आप अपने पर्सनल यूज के लिए करते हैं। और टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग जैसे कि आप कभी कभी माउंटेन्स पर घूमने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि स्टेप्स में वहां पे कुछ वेजिटेशन उगाई गई है, तो उसी को बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। एंड इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या करते हैं कि आप उसमें पर्सनल यूज के लिए भी जो क्रॉप उगती है उसको पर्सनल यूज के लिए भी रखते हैं और ट्रेडिंग के लिए भी यूज करते हैं। Now let's move on question number 29. Choose the correct option. Option number 1. A moist piece of bread has a chance of developing bread molds if it is exposed to the outside environment. Option number 2. Bread mold is a fungus that grows on bread and spoils it, rendering it unfit for human consumption. तो चलिए इन दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। अब मॉइस्ट पीस ऑफ ब्रेड यानी कि अगर आप कोई ब्रेड का पीस अगर आउटसाइड कुछ दिनों के लिए रख देते तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि उन ब्रेड के पीसेस पर कुछ ग्रेइश या लाइट ग्रीनिश टाइप के उसके ऊपर कुछ पैचेस बन जाएंगे। तो वही ग्रेइश एंड ग्रीनिश पैचेस को बोलते हैं ब्रेड मोल्ड्स। और ये जब जो ब्रेड मोल्ड्स लग जाते हैं तो ये ब्रेड मोल्ड्स एक तरह के फंगस होते हैं, तो जब ये ब्रेड पे लग जाते हैं तो ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट हो जाते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट है और इससे मैचिंग कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। Question number 20 is, which MOEFCC program aims to increase the skill of young people in India so that they can find gainful employment or pursue self-employment in environment and forest sector? तो MOEFCC का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिससे जो हमारे कंट्री के जो यूथ है जो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस से वो अपना करियर बना सकते हैं और इससे इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होगा और हम अर्निंग भी कर सकते हैं। तो उस प्रोग्राम का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन इंडिया ट्रिब्यूनल। ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर सी, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। ऑप्शन नंबर डी, मिशन लाइफ। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 31. Irrigation in agriculture is the mean to supplement rainfall and serves to increase production. Which type of irrigation helps in saving of maximum water? इसमें ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन है। तो इन ऑप्शंस में से बताना है हमें कि कौन से टाइप ऑफ इरिगेशन सबसे ज्यादा वाटर को सेव कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए, मैनुअल इरिगेशन। ऑप्शन नंबर बी, स्प्रिंकलर इरिगेशन। ऑप्शन नंबर सी, सरफेस इरिगेशन। ऑप्शन नंबर डी, ड्रिप इरिगेशन। तो इस करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ड्रिप इरिगेशन। आखिर ये ड्रिप इरिगेशन होता क्या है? ड्रिप इरिगेशन में होता है कि आप जैसे कि क्रॉप आपने लगाई है तो उसमें एक पाइप के हेल्प से प्लांट्स के रूट तक वहां पे पाइप पहुंचाया जाता है और उन पाइप में से धीरे धीरे ड्रॉप करके उसमें से पानी उनको दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि वाटर भी सेव हो जाता है और प्लांट्स को सफिशिएंट वाटर भी मिल जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ड्रिप इरिगेशन। क्वेश्चन नंबर 32 इज,
This is a non-violent social and ecological movement initiated by rural villagers in Himalayan state of Uttarakhand, then part of Uttar Pradesh in 1973, particularly women to protect trees and forests. Name the movement. तो उत्तराखंड में जो कुछ विलेजेस थे तो वहाँ पे काफी ट्रीज की कटिंग हो रही थी, तो ये एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था जिसमें उन्होंने ज्यादातर वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिससे वो ट्रीज को कटने से प्रोटेक्ट कर सके। और तो इस मूवमेंट का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए टिहरी डैम, ऑप्शन नंबर बी सेव साइलेंट वैली मूवमेंट, ऑप्शन नंबर सी चिपकू मूवमेंट, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी चिपको मूवमेंट। तो इसके जो लीडर थे कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 33 इज there are several processes to keep food items protected, while sterilized food are kept at room temperature for long period. Foods in contrast require refrigerated period. तो ऐसा कौन सा फूड है जिसे एक सर्टेन टेम्परेचर पे रखना होता है? तो प्रिजर्व फूड, बॉइल्ड फूड, पिकल्ड फूड एंड पेस्चराइज्ड फूड। तो अगर ये प्रिजर्व फूड है तो इसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तो रखने की जरूरत नहीं है, और पिकल्ड अगर होगा तो उसको भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें ऑल पहले से प्रिजर्वेशन के लिए रखा गया है। तो पेस्चराइज का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जैसे कि आप कभी भी आप दुकान से दूध लेने जाते होंगे पैकेट वाला, तो आप देखते होंगे कि जो शॉपकीपर है वो फ्रिज में से दूध निकाल के देता है। तो वो किस लिए करता है? जिससे कि दूध के अंदर जो बैक्टीरिया है वो ग्रोथ ना कर सके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर डी पेस्चराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट डज लाइफ इन मिशन लाइफ स्टैंड फॉर? Lifestyle for environment, life for earth, lifestyle for earth, option D none above the option। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। ये लाइफ मिशन लाइफ में जो लाइफ है उसका फुल फॉर्म है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35, the sustainable development goals, also known as global goals, are a set of interconnected goals that are meant to act as a common blueprint for peace and prosperity for people and the planet now and into the future। ये क्वेश्चन हमसे ये कहना चाह रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसे हम SDGs भी बोलते हैं, तो इसमें टोटल कितने गोल्स हैं? ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर बी 25, ऑप्शन नंबर सी 17, ऑप्शन नंबर डी 10। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 17। 17 में से कुछ मेन गोल्स की बात करें, सबसे पहला है जीरो हंगर, and second one is no poverty, third is good health and well-being, fourth is clean water and sanitation, and fifth is affordable and clean energy। Question number 36 is Mission Life's aim is to nudge individuals and communities to practice a lifestyle that's synchronous with nature and does not harm it. Thus, who practice such a lifestyle are recognized as? तो मिशन लाइफस्टाइल से जो उसमें जो लाइफस्टाइल्स मेंशन की गई हैं, तो जो लोग उन लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं तो उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रो प्लैनेट पीपल, ऑप्शन नंबर बी पेशेंस परसिस्टेंस परसेवरेंस, ऑप्शन नंबर सी पीपल प्लैनेट प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी पीपल प्रोसेस प्रोडक्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए प्रो प्लैनेट पीपल। तो जो लोग मिशन लाइफ में जो लाइफस्टाइल मेंशन की गई है तो उसके हिसाब से जो लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो उनको कहते हैं प्रो प्लैनेट पीपल। क्वेश्चन नंबर 37 विच इज विथ रेफरेंस टू मिशन लाइफ which of the following statement are or is true? It was launched jointly by Ministry of Health and Family Welfare and Ministry of Environment, Forest and Climate Change. At least 50% of villages and urban local bodies are aimed to become environment friendly by 2028. ये पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसे केवल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ही इसको लॉन्च किया था, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ
एंड फैमिली वेलफेयर के, और इसमें इसका एम 80% का है, नॉट 50%। तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव ऑप्शन। Question number 38, which is Mission Life envisions 3 significant changes in how we think about sustainability. Which of the following is not one of them? Option number A, change in quantity. Option number B, change in supply. Option number C, change in demand. Option number D, change in policy. तो मिशन लाइफ में 3 सिग्निफिकेंट चेंजेस है जो कि सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो 3 चेंजेस क्या है। वो 3 चेंजेस है चेंज इन सप्लाई, चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन पॉलिसी। चलिए इनको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहला है चेंज इन डिमांड। तो हमें ऐसी चीज की डिमांड करनी है जो कि एनवायरमेंट और इको फ्रेंडली हो, और जब गवर्नमेंट देखेगी या तो कंपनी देखेंगी तो वो भी हम जो मांगेंगे वही वो देंगी, तो वो सप्लाई में भी चेंजेस करेंगी, और जब सप्लाई में चेंजेस हो जाएंगे तो गवर्नमेंट को उससे रिलेटेड पॉलिसीज भी बनानी पड़ेंगी, तो ये चेंज ऑफ पॉलिसीज हो जाएगा। तो इसमें कौन सा चेंजेस उसमें नहीं आता है? ऑप्शन नंबर ए, चेंज इन क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 39, पीपल हु हैव लिव्ड इन फॉरेस्ट in India for at least 25 years have a right over the forest land and crop that are grown there. This is mandate under which of the following act? तो जो लोग फॉरेस्ट में रह रहे, जो ट्राइबल पीपल फॉरेस्ट में रह रहे कम से कम 25 साल से वो लोग रह रहे वहां पे, तो उनका पूरे जो फॉरेस्ट लैंड और वहां पे जितनी भी क्रॉप्स या वेजिटेशन उग रही है तो उनका उसके ऊपर राइट है, वो उनका अधिकार है, वो उसको यूज कर सकते हैं किसी भी पर्पस के लिए। तो आखिर कौन से एक्ट में ऐसा मेंशन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। ऑप्शन नंबर बी, नेशनल फॉरेस्ट एक्ट 1988। ऑप्शन नंबर सी, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2016। ऑप्शन नंबर डी, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007। क्वेश्चन नंबर 14, आइलैंड refers to land mass that is completely surrounded by water. This island is world's biggest island and it is located to the north of Atlantic Ocean. Name the island. तो सबसे बड़े आइलैंड का क्या नाम है और वो अटलांटिक ओशन के नॉर्थ रीजन में है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ग्रीनलैंड। Question number 41. The process of making salt is such that the sea water is collected in the shallow beds dug in the sand from the water is allowed to dry in the sun, leaving the salt remnants on the ground. Name the historic event held in 1930 that was led by Mahatma Gandhi against the British Empire to mark as a protest against the salt law. ये जो मार्च चलाया गया था, महात्मा गांधी ने इसे लीड किया था और ये इस वजह से चलाया था कि ये सॉल्ट लॉ के इसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर सके। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1, चिपको मूवमेंट। ऑप्शन नंबर बी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ऑप्शन नंबर सी, दांडी मार्च। ऑप्शन नंबर डी, स्वदेशी मूवमेंट। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दांडी मार्च। तो उन गांधी जी ने जो मार्च चलाया था सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट, तो उस मार्च का नाम था दांडी मार्च। क्वेश्चन नंबर 42 को चलिए देखते हैं। A root bridge is a type of bridge formed by living plant roots. These are most commonly seen in northeastern part of India. Name the state with the maximum occurrence of root bridges. इसका करेक्ट ऑप्शन है मेघालय। मेघालय में जो वहाँ पे जो रेन फॉरेस्ट है वहाँ रबर ट्रीज होते हैं, तो उनके जो रूट्स होते हैं काफी स्ट्रांग होती हैं, तो उनके रूट से रूट ब्रिज बनता है, तो उसका यूज किया जाता है कोई रिवर स्ट्रीम को पार करने के लिए, और ये काफी स्ट्रांग होती है। तो जितना वो रूट ब्रिज पुराना होता जाता है उतना वो स्ट्रांग होता जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 43, हु इज द करेंट कैबिनेट मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज? ये 2023 का ये क्वेश्चन है, तो उसमें श्री भूपेंद्र यादव जी उस समय थे, तो अभी भी वही मिनिस्टर है श्री भूपेंद्र यादव जी। क्वेश्चन नंबर 44, have you noticed puddles around your home or school? How do puddles dry naturally?
जो पडल्स होते हैं, जो मिट्टी के कुछ गड्ढे होते हैं जिसमें पानी भरा होता है, तो आपने तो आसपास में देखा ही होगा, जब बारिश होती है तो आपने आसपास में देखा होगा कि कई सारे मिट्टी के गड्ढे होंगे और उन मिट्टी के गड्ढों में पानी भरा रहता है, तो वो अपने आप ही सूख जाते हैं। आखिर वो कैसे सूखते हैं? ऑप्शन नंबर ए कंडेंसेशन, ऑप्शन नंबर बी इवेपोरेशन, ऑप्शन नंबर सी मिक्सिंग विद सॉइल, ऑप्शन नंबर डी स्प्रे ऑफ केमिकल। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी evaporation. Question number 45. In 2022, which three countries accounted for the majority of carbon dioxide emission? Option number A, China, USA, India. Option number B, USA, UAE, Canada. Option number C, India, Brazil, Bangladesh. Option number D, Germany, China and India. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, चाइना, यूएसए एंड इंडिया। तो चाइना ने टोटल 31% अराउंड, इसने पूरे वर्ल्ड में जो कार्बन एमिशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, तो इसमें 31% अराउंड चाइना ने कंट्रीब्यूट किया था और 13% ये यूएसए ने कंट्रीब्यूट किया था और अराउंड 7% इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया था। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ग्रीन हाउस गैस? सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। जो मेन ग्रीन हाउस गैस है वो है CO2, जिसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। पर इस ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 47, ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज लैंड एंड वाटर टू एक्सपैंड बिकॉज ऑफ हीट विथ एन ओवरऑल राइज ऑफ अर्थ temperature. Which among the following is the main reason for global warming? ग्लोबल वार्मिंग में कौन सा मेन रीजन है? डिफॉरेस्टेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, पॉल्यूशन एंड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। तो डिफॉरेस्टेशन एंड पॉल्यूशन ये एक पर्टिकुलर एरिया को इफेक्ट करेंगे, पर ग्रीन हाउस इफेक्ट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड वाइड को इफेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48, फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ अर्थ, इट इज ट्रू और फॉल्स? तो ये ट्रू है। जो ट्रीज होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एज वो फूड यूज करते हैं, तो ये एक तरह से अर्थ के लंग्स का काम करते हैं फॉरेस्ट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 49, द वेदर कंडीशन सच एज टेम्परेचर, rainfall etc prevailing in an area as a long term pattern is called famine, rain, drought and climate। जो कई सालों से जो किसी जगह की एक पर्टिकुलर जगह की वेदर कंडीशन को स्टडी किया जाता है, तो उस वेदर कंडीशन को स्टडी करने के बाद जो एवरेज निकलता है तो उसी को हम कहते हैं क्लाइमेट। तो क्लाइमेट किसी जगह का क्लाइमेट बताने के लिए हमें 30 इयर्स की स्टडी कम से कम चाहिए होती है। अब आ चुका है हमारे सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 50। What is the amount of water vapor present in air is called? This also regulates the precipitation or rainfall in area. Option number A, humidity. Option number B, sun. Option number C, water vapor. Option number D, fog. तो जो एयर में जो वाटर वेपर का अमाउंट होता है, तो उसको बताने के लिए हम किस टर्म का यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमिडिटी। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेशन और आज हमने लेवल 1 को कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट सेशन से हम लेवल 2 को स्टार्ट करेंगे और लेवल 2 में 6, 7, 8 क्लास के क्वेश्चन होंगे। और अगर आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक करना भी ना भूलें। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।